नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 के बारे में। ये भर्ती पूर्व में आपकी रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा 2 आपके फेज़ों में वो आयोजित की गई थी। तो इस बार भी क्या उसी पैटर्न को है वो फ़ॉलो किया जाएगा या फिर अलग किसी दूसरा कोई इसका है वो पैटर्न रहेगा? तो इस संबंध में आपके बहुत बड़े कन्फ्यूज़न है, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अगर पात्रता परीक्षा इस बार अलग से होती है, तो क्या 2022 में जिन्होंने पात्रता अर्जित की हुई है, उसको भी दोबारा है ये पात्रता के लिए एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये भी आपके कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो रहते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस भर्ती के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से आप बेहतरीन तरीके से अच्छे जो स्टडी मटेरियल है, कौन-कौन सी बुकें आप फ़ॉलो करें, किस दृष्टि से आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्या आपका इसका सिलेबस है? अगर पात्रता परीक्षा अलग से होती है, तो इसके लिए आपके क्या सिलेबस इत्यादि रहने वाले हैं और इनकी क्या परीक्षा स्कीम है? पात्रता के लिए न्यूनतम अहरक अंक कितने क्या हो सकते हैं? तो वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में किसी भी प्रकार का आपका कोई संशय ना रहे और आप उसके बाद में अच्छी तरीके से इसकी तैयारी है वो शुरू कर पाएँ। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के बारे में। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की बात करें, तो ये जो परीक्षा है 2022 का जो सिलेबस है, उसी 2022 के सिलेबस को इस बार भी सेम का सेम आपका है वो फ़ॉलो किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा और थोड़ा बहुत माइनर कुछ चेंजेज़ है वो हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि 2022 वाला पैटर्न है वो क्या था और उसके बाद में क्या चेंजेज़ की संभावना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम फाइनली आपकी जो एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी है, इस पर चर्चा करेंगे, कौन-कौन सी आपको बुकें फ़ॉलो करनी चाहिए, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पात्रता परीक्षा के बारे में भी हम डिस्कस है वो करेंगे। तो देखिए, अगर पहली बात तो ये मैं चीज़ें स्टार्टिंग से ही आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये असमंजस की स्थिति में है कि पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा है, ये आपकी अलग-अलग होगी या फिर केवल एक परीक्षा के माध्यम से ही आपको शिक्षक है वो बना दिया जाएगा। तो देखिए, इस संबंध में आपकी जो एनसीईटी है, उसकी जो गाइडलाइन है, वो ही जो फ़ॉलो की जाती है शिक्षक भर्ती परीक्षा में और उसकी गाइडलाइन ये कहती है कि आप पहले एक पात्रता परीक्षा कराएँ, जैसे कि आपकी केंद्रीय लेवल की कोई एग्ज़ाम होती है, तो उसमें भी मेनली जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है, वो पात्रता परीक्षा के रूप में होता है और उसके बाद में आप कोई भी थर्ड ग्रेड का इत्यादि जो एग्ज़ाम है, वो दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी आपकी यही चीज़ है, वो फ़ॉलो होने वाली है। सेकंड ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, तो उसका पैटर्न अलग है। उसकी बीएड के बाद में या फर्स्ट ग्रेड में है तो उसकी एमए की ज़रूरत होती है, मास्टर की ज़रूरत होती है और उसके बाद में आप है वो उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपकी साथ में क्या ग्रेजुएशन भी रहती है, ठीक है? तो इसमें अगर आप बात करें रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, तो आपकी गाइडलाइन है वो वही रहने वाली है, इसलिए पात्रता परीक्षा को आयोजित करवाना सरकार के लिए ज़रूरी है। तो पात्रता परीक्षा और इस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी है वो क्लियर कर दिया है और राज्य सरकार की ओर से भी कुछ ट्वीट्स इत्यादि जो आए न्यूज़ चैनल्स इत्यादि पर, वो भी आपने देखी होगी। तो पहले आपकी पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा के बाद में क्या है आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। तो बाद में हम पात्रता पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस मुख्य भर्ती परीक्षा का जो स्कीम है वो किस प्रकार से क्या रहती है। तो देखिए, पिछली बार 2022 का जो पेपर हुआ था आपका, उसमें 300 अंकों का आपका पेपर हुआ था पूरा। लेवल फर्स्ट की बात करें या लेवल सेकंड की, कक्षा 1 से 5 तक जिसको लेवल फर्स्ट कहा जाता है और कक्षा 6 से 8 तक के लेवल सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं और नकारात्मक अंकन यानी कि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है, वो भी आपकी रहती है। यही का यही पैटर्न आपका L2 में भी फ़ॉलो है वो किया जाता है, ठीक है? आप L2 का भी ये देख सकते हैं 6 से 8 तक और सेम का सेम पैटर्न है। इसकी अगर सिलेबस की हम बात करें, तो सिलेबस में आपका 180 मार्क्स का तो क्या रहता है, लगभग जीके और जीके के साथ में शैक्षणिक परिदृश्य इत्यादि वो जो चीज़ है, वो 180 मार्क्स की रहती है। 120 जो मार्क्स है, ये आपका
जो स्कूल एजुकेशन से रहता है, विद्यालय विषय करके है, वो आपका मेनली जिस आप सब्जेक्ट से है, लेवल फर्स्ट से है, तो लेवल फर्स्ट में तो आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, मैथ, इसके अलावा सोशल साइंस इत्यादि, तो उन सारों से पूछे जाएँगे, कंप्यूटर इत्यादि। और लेवल सेकंड की बात करें तो लेवल सेकंड में आपका जिस विषय से आप लेवल सेकंड दे रहे हैं, जैसे सोशल साइंस से दे रहे हैं, तो सोशल साइंस से आपका एक पेपर है वो पूछा जाएगा, पूरा पेपर होगा। इंग्लिश से दे रहे हैं तो इंग्लिश से संबंधित उसमें पेपर होंगे, लेकिन पेपर आपके एक ही होंगे, विद्यालय विषय, और उनका अलग-अलग पेपर नहीं होगा, केवल ढाई घंटे का एक पेपर है वो होगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा रोल किसका है? इस जीके का है। इस जीके में आपका जो सिलेबस है, ये L2 और फर्स्ट दोनों का कॉमन ही है। दोनों के सिलेबस में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत ही अंतर है, जो जीके वाला जो पोर्शन है 180 मार्क्स का, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। आप बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की, तो 15-16 ये टॉपिक दिए हुए हैं, भौतिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु। एल फर्स्ट में अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ और बाँध आपको पढ़ना है, और एल सेकंड में इसके साथ में क्या दिया हुआ है, एनीकट जल संरक्षण की विधियां और तकनीकें, ये आपकी केवल एल सेकंड में एक्स्ट्रा है, बाकी एल फर्स्ट वाला सेम का सेम एल सेकंड में है। लेकिन बात करें तो उनका थोड़ा बहुत लेवल है, परीक्षा के प्रश्नों का जो लेवल है वो एल सेकंड में एल फर्स्ट से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, यानी कि फैक्ट्स इत्यादि तो आपको वही तैयार करने हैं, वही पढ़ने हैं, लेकिन प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा-सा है वो चेंज देखने को मिल सकता है। आप प्रीवियस 2022 का पेपर उठा करके देख सकते हैं। राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण, अभयारण्य, मृदा संरक्षण, ये सारा का सारा पूरा राजस्थान का जो भूगोल है, ये दोनों में आपका क्या है, सेम है। और ये राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य कुल मिलाकर के 100 अंकों का आपका है वो रहने वाला है। ठीक है? इतिहास, कला, संस्कृति ये भी इसके साथ में इंक्लूड है। राजस्थान की सभ्यता, और इसमें भी आपकी स्पेसिफ़ाई की हुई है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये सभ्यताएँ हैं दी हुई हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, राजवंश, प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, स्थापत्य कला, त्योहार, मेले, तो ये हैं। और राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा में आपके जो सवाल है, पिछले पैटर्न को अगर देखा जाए तो पिछले पैटर्न में राजस्थानी भाषा में क्या किया था कि राजस्थानी भाषा के सवाल राजस्थानी लिपि में ही आपके डाल दिए थे। यानी कि लिपि तो राजस्थान की देवनागरी ही है, ठीक है? लेकिन राजस्थानी जो भाषा है, उस राजस्थानी भाषा में ही आपके ये लिखे हुए थे। तो इसीलिए इसकी जो तैयारी है, ये अलग से दिया हुआ है। अगर बात आगे कोई और एग्ज़ाम की करें, जैसे कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंस्ट्रक्टर, जेईएन इत्यादि की जो परीक्षाएँ हैं, उसमें आपका इसी के इतिहास, कला, संस्कृति के साथ में साहित्य भी होता है, जिसमें बोलियाँ, साहित्यिक कृतियाँ और जो लोक साहित्य इत्यादि है वो रहता है। लेकिन इसमें अलग दिया है, तो अलग का तात्पर्य यही रहता है कि इसको आपको विशेषता या स्पेसिफाई है वो पढ़ना है, और इसका भी काफ़ी वेटेज रहता है। पिछली बार देखा जाए तो लगभग से 8 से 10 क्वेश्चन्स हैं, वो यहाँ से आपसे पूछ लिए गए थे। ठीक है? 5-7 क्वेश्चन तो एवरेज हर पेपर में आपको देखने को मिले थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका है वो भूमिका है। इसके अलावा बात करें तो आपका एल सेकंड है, एल सेकंड में बाकी सब ये सेम ही है। राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, इसमें दिया हुआ है किले, स्मारक इत्यादि, और इसमें आगे दिया गया है बावड़ी, हवेलियाँ इत्यादि। तो इस इत्यादि का वैसे तो मतलब है जो स्मारक है, स्थापत्य कला है, वो आपको सारी ही सारी पढ़नी है। ठीक है? एल फर्स्ट में भी बावड़ी हवेलियों से संबंधित सवाल भी पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट में इन्होंने इत्यादि दे रखा है, इसका मतलब होता है वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। तो सिलेबस दोनों का कुल मिलाकर के आपके सेम ही है। इसमें 80 जो मार्क्स है, 80 मार्क्स का जो शैक्षिक परिदृश्य है, जिसमें आपका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का एक्ट है और करंट अफेयर्स है, जिसमें भी राजस्थान सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। तो राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो तो हम वैसे ही राजस्थान के इंट्रोडक्टरी के रूप में स्टार्टिंग में पढ़ते ही हैं। तो ये आपको इसमें दिया हुआ है, तो स्पेसिफाई राजस्थान के राज्य वृक्ष है, राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि इसका स्टेटस है, वो स्टेट सिंबल है वो कब प्रदान किया गया, और वो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत उनके बारे में बैकग्राउंड है वो पढ़ना है आपको। राज्य सरकार की फ्लैगशिप जितनी भी सरकारी जो योजनाएँ हैं, फ्लैगशिप योजना है, वो है अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, जैसे कृषि से संबंधित हो गया, पशु से संबंधित हो गया, ये सारे के सारे वनों से संबंधित आपके रिसर्च सेंटर है। धार्मिक स्थल,
प्रमुख खिलाड़ी, तो खिलाड़ी विशेष से संबंधित पिछली बार भी काफ़ी सवाल पूछे गए थे, ठीक है? तो ये आप जिनको कुछ अर्जुन अवार्ड दिया गया है, कोई महत्वपूर्ण जो अवार्ड इत्यादि जो दिए गए हैं, हाल ही के वर्षों में जो आपके चर्चित खिलाड़ी हैं, उनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध नगर और स्थल इत्यादि, तो ये आपके मेनली इतिहास, कला, संस्कृति में ज़्यादातर क्लियर हो ही जाएँगे और अलग से भी हम पढ़ेंगे। राजस्थान के उद्योग है, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजना और फ्लैगशिप योजना। तो ये सारा आपका राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अलग से और है। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य है, जिसमें शिक्षण अधिगम के क्या नवाचार हैं और विद्यार्थी के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएँ हैं। तो योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो राजस्थान के विशेष परिदृश्य में विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट इत्यादि, ठीक है? निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये जो आपके फर्स्ट ग्रेड में लगभग-लगभग है, वो काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है? और करंट अफेयर्स है जो राजस्थान का, और आपको विकास योजना इत्यादि पढ़नी है। तो योजना 3 जगह दी हुई है। शैक्षणिक परिदृश्य में भी, इसमें भी आपकी योजना है, इसमें भी योजना है और इसमें भी योजना है, इसलिए आपको योजना से संबंधित काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाएँगे। तो ये कुल मिलाकर के आपका 180 मार्क्स का और 120 मार्क्स का विद्यालय विषय का लेकर के है। इसकी पीडीएफ डिटेल में आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का ही आप पूरा का पूरा अच्छी तरीके से देख पाएँगे। लेवल फर्स्ट में आगे हम अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं, ये आपके अलग-अलग जो विद्यालय विषय है, 10 मार्क्स हिंदी का, 10 इंग्लिश के, 10 गणित के, 10 सामान्य विज्ञान के, इस प्रकार रहने वाले हैं। और ये जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है, ये शैक्षणिक रीति विज्ञान की बात करें, तो ये आपकी एल सेकंड में जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे जैसे कि हिंदी का है, आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करी है या साइंस मैथ्स करी है, तो उससे संबंधित आपको है वो वहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है? दोनों में कॉमन है। इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान है, वो एल फर्स्ट और एल सेकंड में दोनों में कॉमन है, 20 अंकों का आएगा। और आईटी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी आपका क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से ये आपका जो सिलेबस है, एल सेकंड और एल फर्स्ट का, और एल सेकंड में आपका जो ये जैसे दिया हुआ है हिंदी में, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको हिंदी जो विषय है, उस हिंदी विषय से काफ़ी डिटेल में है वो सवाल पूछे जाएँगे। 60 सवाल लगभग 60 अंकों के जो वो आपका लगभग रहता है पोर्शन, ठीक है? तो उसका डिटेल में आप है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आप कौन-कौन सी किताबें पढ़ें, कौन-कौन सी बुकें पढ़ें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की बात करें, तो पहले तो आपको जो फ़ॉलो करनी है, इसके बाद में हम रीट पात्रता परीक्षा पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत इस पर है वो चर्चा कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है? बात करें अगर हम रणनीति की, स्ट्रैटेजी की, तो किसी भी चीज़ को पहले राजा-महाराजा जो युद्ध करने के लिए जाते थे, तो क्या है, उसकी पहले एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होती थी कि कौन-सा जो सैनिक है, वो उसके पास में कौन-सा अस्त्र-शस्त्र होगा, वो किस पर बैठ करके जाएगा, या पैदल जाएगा, या हाथी पर जाएगा, घोड़े पर चढ़ेगा, राजा कहाँ होगा, उसके सैनिक इत्यादि है वो कहाँ होंगे। वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी, अगर हार गए तो फिर हमें क्या करना है, अगर हम जीत गए तो हमें क्या करना है, ठीक है? फाइनली लास्ट स्टेप तक उसकी स्ट्रैटेजी होती थी। और अगर सही स्ट्रैटेजी वाला ही फाइनली क्या है, रण में विजय प्राप्त करता है, तो रण के लिए आपका भी एक जो एग्ज़ाम है, ये किसी रण से कम नहीं है। और इस रण के लिए आपको मौका बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि पिछली 2022 में, 22 के बाद में अब 2024, और 2024 लगभग-लगभग आपका आधा तो चला गया है, आधा बचा है, और आधा आपका इस पात्रता में लग जाएगा, और 2025 में जाकर के आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि 3 साल आपको क्या है, इस एग्ज़ाम के लिए, एक एग्ज़ाम के लिए लगभग 3 से 4 साल का जो समय है, वो आपको वो लग जाएगा। और अगर इसमें आप पीछे रह गए, चूक गए, तो आगे वाला आप मान कर के चलिए कि 4 सालों में आपको फिर से मौका इस रीट के लिए नहीं मिलने वाला है। इसलिए किसी भी चीज़ की तैयारी करें, तो ये मान कर के करिए कि मैं इस परीक्षा की अंतिम रूप से तैयारी कर रहा हूँ, इसके बाद में मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। और येन केन प्रकारेण डू एंड डाई, मुझे इस सफलता को है वो अर्जित शत प्रतिशत है वो करना है। और इसमें आप पूरा अपना जी जान लगा देंगे, तभी आप है वो इसमें है वो सफल होने वाले हैं। नहीं तो
घंटा भर है, घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, फिर है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इस पर है वो मनोरंजन कर लिया, फिर है वो बाहर कहीं घूमने चले गए। तो इस प्रकार से है वो तैयारी नहीं होती है। आपको अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए पहले तो क्या करना है, रणनीति अपनानी है। रणनीति के बाद में आपको मिनिमम मैं कहता हूँ कि 7 से 8 घंटा आपको कम से कम है वो देना ही होगा पढ़ाई में, तब जाकर के आपकी नैया है वो पार लगेगी और वो भी कंटिन्यूटी के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में। आप 7 दिनों में बात करें, तो अगर आप 4 दिन तो आप पढ़ लिए इस स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करते हुए, लेकिन 2-3 दिन आप है वो अटखेलिया में चले गए। फिर आपने और जब एग्ज़ाम आया नज़दीक या कुछ डेट इत्यादि आई, तो फिर आप है वो तैयारी में लग जाते हैं, फिर बीच में छोड़ते हैं, तो वो जो चीज़ काम नहीं करेगी। आप भले ही 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन उसकी रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी है वो बेहद ज़रूरी है। अब देखिए आपकी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, तो रणनीति के अंतर्गत आपको क्या करना है, पहले तो आपके पास में अपना क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, ठीक है? और ये सिलेबस आपको ओम डिजिटल स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के मिल जाएँगे। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अपलोड है वो कर देंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। सिलेबस को बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से देखना है और यहाँ तक कि आप सिलेबस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि आपका सिलेबस में ये टॉपिक दिए हुए हैं। चाहे बाद में, उसके बाद में आप कहीं पर भी कोई आपको यूट्यूब पर कोई क्लासें मिले या फिर टेलीग्राम पर कोई कंटेंट मिले या न्यूज़पेपर में आप कोई भी चीज़ें देखें, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो टॉपिक है वो मेरे सिलेबस में है। उससे संबंधित आपको कहीं कोई चीज़ दिखे, तो आप उसको अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाएँगे। तो ये पहली बात तो है, सिलेबस आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सिलेबस के बाद में आपको क्या है, स्टडी मटेरियल है, वो आपके पास में है, वो क्या होना चाहिए, उसका आपको संग्रह करना चाहिए। स्टडी मटेरियल का आपको क्या है, उचित स्टडी मटेरियल, उचित अध्ययन सामग्री का आपको चयन करना चाहिए। अब इस अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल के सिलेक्शन में आप क्या-क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें अगर बात करें, तो राजस्थान का जैसे भूगोल है, तो राजस्थान के भूगोल की हिंदी ग्रंथ अकादमी की एच.एम. सक्सेना की बुक आती है, ठीक है? और एक राजस्थान के भूगोल करके प्रोफ़ेसर एच.एस. शर्मा की बुक आती है। तो ये जो 2 बुकें हैं, ये आप इनको है वो फ़ॉलो कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा इन बुकों में भी बात करें, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, मैंने दूसरी ये एच.एस. शर्मा की जो बुक बताई है, ठीक है? ये बुक आप फ़ॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो और नवीनतम जो डेटा है, सरकारी वेबसाइट इत्यादि है, वहाँ से आपको जुटानी पड़ेगी। जैसे मानसून तंत्र है, जलवायु इत्यादि है, वन वन संपदा इत्यादि है, राजस्थान की खनिज संपदा है, ठीक है? राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, तो इनसे चीज़ें, जो खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, ठीक है? पर्यटन इत्यादि है, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन आपको सरकारी वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे वन से संबंधित नवीनतम आंकड़े, पशुधन से संबंधित नवीनतम आंकड़े, राजस्थान की पॉलिटी का कुछ पोर्शन आपके है एसएसटी में, तो उससे संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट से नवीनतम जो आंकड़े हैं, ठीक है? खनिज से संबंधित नवीनतम जो आंकड़े, आर्थिक समीक्षा इत्यादि, तो वो चीज़ें इस बुकों से आपको इतर भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो इनका पहले तो आपको क्या है, आपको चयन करना है और मैं किसी भी गाइड को आपको है वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने के बाद में आपसे उसके लिए कोई क्वेश्चन डिलीट कर दिया, ठीक है? आपने गाइड के अकॉर्डिंग आप पढ़ कर के गए, उसमें गाइड में कुछ और ही चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन ऑथेंटिक बुक में कुछ और ही चीज़ें हैं और फिर आप एग्ज़ाम कोई क्वेश्चन्स इत्यादि डिलीट हुए, फिर आपसे आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएगी, तो आपत्तियों आमंत्रित करने के बाद में फिर आप है वो उसके लिए ऑब्जेक्शन है वो किसी गाइड से नहीं दे सकते। गाइड है वो ऑब्जेक्शन के रूप में कंसिडर नहीं की जाती है। स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक का प्रमाण जाना है आपको, ठीक है? उसके लिए सरकारी वेबसाइट है, वो भी ऑथेंटिक आपके प्रमाण के रूप में है वो कंसिडर की जाती है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं, वो भी उसमें कंसिडर की जाती है। इसके अलावा बात करें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में, तो उसमें भी आप 9th और 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं, उन बुकों को आप है वो
फ़ॉलो कर सकते हैं और हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी 1-2 बुकें हैं, ठीक है? उनको भी आप वो फ़ॉलो कर सकते हैं। इसकी जो लिस्ट इत्यादि है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें यानी कि जो स्टडी मटेरियल जितनी जो बुक्स इत्यादि है, उनका जो सार संग्रह है, तो वो हमने 1 जुलाई से हम इसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका कंप्लीट 180 मार्क्स का जो शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो बेहतरीन क्लास के फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर के माध्यम से 1 जुलाई से आपको होम डिजिटल स्टडी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट जो टॉपिक है उसका वीडियो लेक्चर होगा और उस वीडियो लेक्चर की जो हम इस बोर्ड पर जो पढ़ाएँगे, तो उसकी आपको पैनल पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है? जिससे आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सकेंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और प्रीवियस पेपर्स इत्यादि भी आपको मिलेगी। और इसमें जो हम पढ़ाएँगे, वो पूरी की पूरी स्टडी जो मटेरियल है होगा, वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफ़िशियल आधिकारिक जो बुकें हैं, उनके माध्यम से हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो आधिकारिक ऑफ़िशियल जो आपकी स्टैंडर्ड प्रामाणिक जो बुकें हैं, उनसे माध्यम से इसके अलावा राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जो वेबसाइट्स हैं, आर्थिक समीक्षा है और प्रशासनिक जो प्रतिवेदन है, उनसे संबंधित जो ऑथेंटिक जो डेटा है, वो आपको सारे ही यहाँ पर एक ही जगह इकट्ठा करते हुए आपको इस क्लास में मिलेगा, ताकि आपको कहीं अन्यत्र से कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ना हो और जब आपको परीक्षा में ऑब्जेक्शन इत्यादि के लिए यानी कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगा और कहीं कोई डाउट होगा ऑब्जेक्शन इत्यादि के लिए, तब मैं आपको है वो सारा का सारा प्रूफ़ है, वो आपको अवेलेबल करवाऊँगा किसी प्रश्न में विवाद की स्थिति में और अगर कोर्ट भी जाना होगा, तो भी आपके लिए है, वो मैं हमेशा है वो प्रयासरत रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। तो इसके लिए हम 1 जुलाई से जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच का है वो हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपको देखिए, रणनीति से हम भटकेंगे नहीं। स्टडी मटेरियल तो स्टडी मटेरियल मैंने बताया कि या तो आप किताबें हैं वो ला सकते हैं और खुद के माध्यम से अगर पढ़ सकते हैं और बाकी जो अलग-अलग जो सोर्सेज़ हैं डेटा का, वहाँ से डेटा आप स्वयं को कलेक्ट करना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से समझ विकसित करने के लिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ में जारी करने के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात है, जब आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं इस स्टडी मटेरियल से है या हमारी क्लास से जो भी है या फिर कोई कोचिंग आप किसी दूसरी कोचिंग से भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? जो आपको उचित लगे मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही कोर्स आप परचेज़ करें और इसमें हिस्सा बनें। आपको जो भी उचित लगे, जहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ आए, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपको शिक्षक जो टॉपिक पढ़ाएँगे, ठीक है? जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, उस टॉपिक का क्या करेंगे आप, टॉपिक पढ़ने के जस्ट बाद में एक टॉपिक जैसे पूरा हो गया, इसमें मान लिया आपकी राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, आपने सेल्फ स्टडी की है, ठीक है? तो आप किताबों के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास में है, उसके माध्यम से आपने पढ़ा है, ठीक है? तो वो आप कंप्लीट किया, पूरी कंप्लीट हो गई, यहाँ शिक्षक ने आपको पढ़ाया है कोचिंग में, ठीक है? तो वो आपका कंप्लीट जितने भी एक क्लास के जो वीडियो लेक्चर हैं, वो आपने कंप्लीट पूरे देख लिए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी टॉपिक का क्या करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते जाते हैं, टेस्ट का कोई लेना-देना नहीं। सीधा आपका पूरा का पूरा चाहे कोचिंग से हो तो कोचिंग की वीडियो देखने शुरू कर देते हैं। भौतिक भूगोल कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मानसून स्टार्ट कर दिया, मानसून के बाद में अपवाह तंत्र कर दिया, फिर मृदा कर दी, फिर कृषि कर दी। इस प्रकार से पढ़ते जाते हैं और प्रैक्टिस है, वो आपकी कोई उसका लेना-देना नहीं। इसके बाद में जैसे ही सिलेबस पूरा होता है, तो फिर याद आता है टेस्ट। फिर टेस्ट सीरीज़ आप है वो जॉइन करते हैं। तो ये पढ़ाई का तरीका मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूँ। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो अभी से सचेत हो जाएँ और आपकी रणनीति को आपको चेंज करना चाहिए। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। आपको मैं यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए आरएस मुख्य परीक्षा जैसी लिखित परीक्षा की आपको तैयारी नहीं करनी है।
आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 विकल्प दिए जाएँगे, 5 विकल्प आएँगे, 4 आपके प्रश्न से संबंधित, 5वां अनुत्तरित वाला। तो उन 4 विकल्पों में से आपको एप्रोप्रिएट आंसर है वो चूज़ करना है। तो अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक जस्ट पढ़ने के बाद में उस टॉपिक से संबंधित आप टेस्ट देंगे, तो आपको 2 चीज़ों का एनालिसिस होगा, 2 चीज़ों का पता चलेगा। एक तो है आपकी क्या है, जो आपने स्टडी मटेरियल जो चूज़ किया था, वो अध्ययन सामग्री आपके लिए कितना आउटपुट दे पा रही है। जहाँ से आपने जो पढ़ा है, क्या वहाँ से सवाल आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? इंस्टेंटली जो आपने पढ़ा है, वहाँ से सवाल सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको देखना है, अब इसमें गलती किसकी है? क्या मेरी स्वयं की गलती है, जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद नहीं रहा, या फिर उस स्टडी मटेरियल की या उस शिक्षक की गलती है जिन्होंने आपको पढ़ाया, लेकिन वो तथ्य नहीं पढ़ाए जो आपने टेस्ट में प्रैक्टिस की और उससे आपके गलत इसलिए हुए कि आपके स्टडी मटेरियल में नहीं थे या उस शिक्षक ने नहीं पढ़ाए। ठीक है? वो अगर आप उसी समय इंस्टेंटली टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आता है, तो फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्वेश्चन सही हो ही नहीं रहे हैं। 50% ही आपका है, वो आउटकम है वो नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है पर्टिकुलर टॉपिक में, तो फिर आप हताश हो जाएँगे, निराश हो जाएँगे, उदास हो जाएँगे कि अब क्या करें, कंप्लीट सिलेबस कर दिया और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी जा रही है। तो वो पछतावा आपको नहीं करना पड़े, इसलिए आपको है वो पहले दिन से ही पहला टॉपिक कंप्लीट किया और उस टॉपिक का टेस्ट दीजिए। टेस्ट के साथ में अब इस टेस्ट में आप या तो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की 1-2 कोचिंग के जो आपको अच्छा लगे, वहाँ से आप है वो आपको टेस्ट सीरीज़ है वो जॉइन कर लेनी चाहिए। और हम जो यहाँ इस कोर्स के साथ में आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाएँगे, उसमें आपका पहले कंप्लीट वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा और उसके बाद में टॉपिक वाइज़ टेस्ट आपको वो दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और उस टॉपिक वाइज़ टेस्ट में मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस पेपर्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं वो मेरे स्वयं के द्वारा बनाए हुए उसमें है वो डाले जाएँगे, जो आपको क्लास में है वो करवाए जाएँगे। उस क्लास से संबंधित ही क्वेश्चंस हैं, वो स्वयं सेल्फ जो क्रिएटेड क्वेश्चंस है वो साथ में प्रैक्टिस के लिए डाले जाएँगे, ताकि आपको जो गलतियाँ आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं, ठीक है? वो गलतियाँ आपको वो एग्ज़ाम में ना हो करके एग्ज़ाम से पहले ही उन गलतियों को आप टेस्ट में कर लीजिए और उसका उसके बाद में सुधार भी कर लीजिए। तो आपको ये काम है वो बहुत ही ईमानदारी के साथ में है और नियमित रूप से आपको है वो करना है। और इसके बाद में जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है? और साथ-साथ में आप 2-3 सब्जेक्ट को लेते हुए चलिए, एक ही सब्जेक्ट को आप ना पढ़ें। जैसे राजस्थान हिस्ट्री है या राजस्थान कल्चर है, तो इसके साथ में राजस्थान ज्योग्राफी भी एक ले लीजिए। एक आपका विद्यालय विषय का 1-2 है वो ले लीजिए। इसके अलावा बात करें तो जो आपकी भाषा है, चाहे आप सेकंड जो लेवल है, उस सेकंड लेवल में कोई हिंदी है या इंग्लिश है, ग्रामर से संबंधित कोई आपकी लैंग्वेज है, वो आप चूज़ कर रहे हैं, या लेवल फर्स्ट में तो हिंदी इंग्लिश है ही, तो उस भाषा में लगभग 40 से 50% जो योगदान है लैंग्वेज में, वो क्या रहता है? इस वोकैब का रहता है। यानी कि वोकैब्युलरी जो है, आपकी शब्दावली है, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, एकार्थक, अनेकार्थक, शब्द युग्म में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेज़, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनको एक दिन में पढ़ पाना इतना संभव नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें, डेली बेसिस पर 5-7 जो वर्ड है, 4-5 पर्यायवाची, 4-5 विलोम इत्यादि, वो आप जब भी बैठने पढ़ने बैठें, तब डेली बेसिस पर उनको आप है वो डेली बेसिस पर उनकी क्या करते रहें, अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और डेली आप मान करके चलिए 4-5 आपको नए वर्ड याद करने हैं। इस प्रकार से आप करेंगे, स्टार्टिंग में पर्यायवाची, विलोम शब्द 2 टॉपिक लेकर के चलेंगे, तो लगभग आपके 15-20 दिनों में ये सारे के सारे अच्छी तरीके से है वो हो जाएँगे। पहले 5 पढ़े, दूसरे दिन अगले 5 नए पढ़े तो पहले वाले का रिवीजन करें, तीसरे दिन अगले 5 पढ़े तो पहले जो 2 दिनों में पढ़े उनका रिवीजन करें। इस प्रकार से आप बार-बार करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपकी शब्दावली है उस पर अच्छी पकड़ हो जाएगी और आधा आपका 50% ग्रामर वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। यही जो चीज़ है वो आप फैक्ट्स के साथ में अपनाएँ, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, चाहे ज्योग्राफी के इत्यादि पढ़ रहे हैं,
तो उसमें कुछ फैक्ट्स आते हैं, सन इत्यादि आते हैं, ठीक है? तो वो आप एक फैक्ट शीट बना लीजिए और उसमें फैक्ट्स इत्यादि है वो अलग से अच्छी तरीके से लिख लीजिए और जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपनी मेज़ के साथ में ही आगे या चस्पा कर दीजिए, ठीक है? और उनको डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहें ताकि वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाए और उन फैक्ट्स को आप कभी भूले नहीं। क्योंकि फैक्ट और कांसेप्ट है वो दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी प्रकार से आप लेटे हुए, खाते-पीते, सोते, उठते जिस रूप में आप याद कर सकें, वो आप याद करने का तो आपको प्रयास है वो स्वयं स्वयं के स्तर पर करना ही होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, वो आपको फ़ॉलो करनी है। दूसरी, परीक्षा की तैयारी से यानी कि जो चीज़ नई पढ़ते हैं, उस नए पढ़ने की वजह के साथ-साथ में उसका जो दोहराव है, उसका जो रिवीज़न की अगर बात करें, तो वो रिवीज़न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? अगर आप आगे-आगे पढ़ते जाएँगे और पीछे वाली चीज़ें भूलते जाएँगे, तो उस पढ़ने में ही कोई सार नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है कि पहले तो मैंने बताया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में टेस्ट देंगे। अब टेस्ट में कुछ चीज़ें आपको जो पढ़ाई गई है, स्टडी मटेरियल है, उससे कुछ अलग टेस्ट में और फैक्ट्स हैं, वो एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा मिले, वो आप अपने टॉपिक में जो आप नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स में आप ऐड करते हुए चलिए, ताकि आपके नोट्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाएँ। इसके अलावा आपके पिछले 2022 के रीट के जितने भी पेपर्स हुए हैं, वो पेपर्स आपको प्रिंट आउट निकलवा करके आपके सिलेबस और वो पेपर्स आपकी मेज़ पर हमेशा है वो होना चाहिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित आपको देखना है कि इस टॉपिक से रीट भर्ती 2022 में कैसे सवाल पूछे गए। तो उससे आपको एक मोटा-मोटा पता चलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी विकसित होगी कि आपको आखिर इसमें पढ़ना क्या चाहिए। वो भी आपको उन प्रीवियस पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप है वो कर पाएँगे। तो जो पीवाईक्यू है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस पेपर्स भी आपको अपने पास में रखने हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड के तो अब तक के सारे पेपर्स हैं, वो आपके पास में है, वो होने चाहिए, ठीक है? और इसके लिए जो पेपर्स इत्यादि है, वो भी हमारे इस जो कोर्स है, आपको इस कोर्स में सारे के सारे पेपर्स हैं, वो मिल जाएँगे और उन पेपरों को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे और उन प्रत्येक पेपर के अंत में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा फाइनली अंतिम रूप से जारी जो आपकी की है, आंसर की है, वो साथ में मिल जाएगी। जिसमें आपके रीट के भी सारे पेपर्स हैं, 2024 में कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके भी सारे पेपर्स मिल जाएँगे। तो 2015 से लगा कर के अब तक के सारे जो पेपर्स हैं, वो आपको इसके साथ में है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपकी मेनली यानी कि मैं बात कर रहा था रिवीजन की, तो रिवीजन है इसके बाद में आप ज़रूर करें। रिवीजन आप साप्ताहिक रूप से जो रविवार है, इस संडे को आप क्या करें कि पिछले 6 दिनों में आपने जो भी पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का संडे को आप है वो रिवीजन अवश्य करें, ठीक है? और उसके बाद में लास्ट आपने की है संडे को, उसके बाद में अगला जब संडे आता है तो उसके बाद में जो लास्ट 6 दिन है उसकी करें और फिर जो 15 दिन हो जाते हैं तो पिछले जो 2 दिन हैं, उनमें जो पूरी की पूरी की है, वो आप अगले 15 दिनों में है, उन सारे का है वो रिवीजन अवश्य करें। तो इस प्रकार से आप रिवीजन करेंगे तो पीछे वालों पर भी बहुत अच्छी पकड़ रहेगी और आगे भी आप है वो नया-नया चीज़ें हैं वो सीखते जाएँगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी तैयारी में और इसको अगर आप अच्छी तरीके से नियमित रूप से फ़ॉलो करेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन है, आपकी जो सफलता है, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं महिलाओं के लिए 50% हो गया है या नहीं हो गया है। तो इसके लिए अभी वैसे चीज़ें हैं वो इन प्रोसेसिंग है, ठीक है? और बाकी जो चीज़ें हैं वो सरकार पर डिपेंड करेगी कि क्या करना है, हो गया है या नहीं हो गया है। वो आपको बाद में जब इसके लिए बजट है, इस बजट में कुछ संकेत है वो मिल सकते हैं, ठीक है? और बाकी फाइनली है जब होगा, नहीं होगा तभी पता चलेगा जब ये फाइनली आपका बिल है वो आपका विधानसभा में पेश होकर के अप्रूव होगा तब इन चीज़ों पर है वो हमें पता चल पाएगा। बाकी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए आपकी माँग उठा रहे हैं, ठीक है? और काफ़ी हद तक वो आपकी जायज़ चीज़ भी है, ठीक है? तो बाकी मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो है वो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने कंप्लीट इस संबंध में जानकारी दी और आप अच्छी तरीके से तैयारी है वो करते रहें। अगर 50% हो जाता है तो भी पुरुष अभ्यर्थी है, अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ में जो बंदा है वो नियमित रूप से फ़ॉलो करेगा, तो वो भले ही चाहे महिलाओं को 60% भी मिल जाए, तो भी इस अगर स्ट्रैटेजी के साथ में वो फ़ॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से है वो सफलता को है वो प्राप्त करके है वो रहेंगे, ठीक है?
तो ये चीज़ आप है वो ज़रूर करें, इसको है वो फ़ॉलो करें तो निश्चित रूप से आप है वो सफलता को प्राप्त करेंगे और ये जो रिवीजन है, ये भी आपकी सफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट है। इसके अलावा बात करें तो आपकी जो करंट अफ़ेयर्स इत्यादि है, उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो करंट अफ़ेयर्स के लिए आप क्या करें, डीआईपीआर की वेबसाइट है। इस डीआईपीआर की जो वेबसाइट है, इस पर डेली बेसिस पर आप जो एक 2-1 पेज का जो न्यूज़ बुलेटिन आता है, तो उन न्यूज़ बुलेटिन को आप है वो ज़रूर देखा करें। टेलीग्राम पर भी हम टाइम टू टाइम है वो उनकी महत्वपूर्ण जो कटिंग होती है, वो आपको डालते रहते हैं। इसके अलावा इसकी लिंक आपको हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पे आपको मिल ही जाएगी। एक ऑल इंडिया रेडियो की राजस्थान विशेष से संबंधित जितनी भी जो न्यूज़ है, न्यूज़ ऑन एआईआर, ठीक है? ऑल इंडिया रेडियो, उसकी भी लिंक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। तो उसमें डेली बेसिस पर जो नई जो आपकी न्यूज़ इत्यादि होती है राजस्थान सरकार से संबंधित राजस्थान सरकार की, तो वो सारी की सारी मॉर्निंग और इवनिंग आप कभी भी खाते-पीते, सोते-बैठते, उनते हैं, सुन सकते हैं और उससे संबंधित कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें लगे वो आप है वो एक आपकी करंट अफेयर्स की अलग से किताब है वो रख लीजिए, तो उसमें आप फैक्ट्स है वो वन लाइनर के रूप में लिख लिया करें, ठीक है? तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा इस कोर्स में आपको लेवल फर्स्ट वाले हैं तो उनको जो हिंदी है और इंग्लिश है, उनके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स इत्यादि है, वो आपको हिंदी, इंग्लिश के भी मिल जाएँगे। एसएसटी में आपको जो गणित इत्यादि है, इसमें गणित के, विज्ञान के, तो इनके भी प्रीवियस पेपर्स है वो आपको सारे है वो साथ में हम अवेलेबल करवा देंगे बिल्कुल फ्रीली। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। कंप्यूटर के लिए और शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए बात करें तो इसके लिए भी आप जो इसकी आरबीएससी की जो बुक है, ठीक है? आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, वो आप इसके लिए है वो फ़ॉलो कर सकते हैं और शैक्षणिक मनोविज्ञान की भी आपकी 11th और 12th की जो बुक है आरबीएससी की, ठीक है? तो वो आप अपने टॉपिक के अनुसार अच्छी तरीके से पढ़ें, बाकी समझ ना आए, कुछ ये जो चीज़ें हैं वो आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको इतनी समझ में नहीं आएगी अच्छी तरीके से, तो इससे आप किसी अच्छे शिक्षक से है वो आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनकी है वो क्लासें इत्यादि है वो जॉइन कर सकते हैं। ताकि आप अच्छी तरीके से इसे करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि ये क्वेश्चंस तो इसका आंसर तो यही होगा, हमें तो लग जाता है ऐसा। लेकिन उसका आंसर है वो कहीं दूसरा होता है और इसमें क्या है, हमें ये पता नहीं चलता है कि हम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जीके वाले में तो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें ये नहीं आता है। लेकिन इसमें है कि भई बुद्धि का अगर कुछ पूछ लिया, कुछ कॉन्सेप्ट इत्यादि पूछ लिया, अधिगम का पूछ लिया, तो उसमें है वो अगर अच्छी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, तैयारी नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में चले जाएँगे और वो सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है? तो इसकी तैयारी भी बहुत आपको अच्छे से अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में है वो करनी चाहिए। इसके लिए आप प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो आपके चयनित छात्र हैं, उनसे आप है वो पूछ सकते हैं, राय इत्यादि है वो ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी है, वो आपको किसको करनी चाहिए और जिन्होंने 2022 की पात्रता दे रखी है, उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और जो नए अभ्यर्थी हैं, उनको पात्रता परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, पात्रता परीक्षा है, आपकी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, ठीक है? इस पात्रता की अगर हम बात करें, तो ये जो पात्रता परीक्षा है, ये आपकी इस बार भी क्या है, साथ में आपकी पहली पात्रता होगी, उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी। अब इस पात्रता के लिए 2022 की बात करें तो 2022 में ये पात्रता परीक्षा आपकी जुलाई के महीने में आयोजित हुई थी। अप्रैल में इसके लिए नोटिफ़िकेशन निकला, शायद 18 अप्रैल के आसपास में नोटिफ़िकेशन निकला था 2022 में और 23 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है? तो इसमें लगभग आपको कितना मिला था, 3-1 महीने का जो समय है, वो आपको मोटे तौर पर इसमें है वो मिला था। तो ज़्यादा इसमें आपको पात्रता के लिए समय है वो नहीं मिलेगा और पात्रता भी बहुत मायने रखती है। ऐसे-वैसे नहीं है कि पात्रता भी कोई भी आप तैयारी नहीं करे और पात्र हो जाए तो वो भी आप दिमाग से निकाल लेना। अच्छी तरीके से पात्रता की भी जिनकी नहीं है उनको तैयारी करनी होगी और जिन्होंने 2022 की जो पात्रता है, जिन्होंने दी है, उसको क्या है, तो उनको है वो क्या है, पात्रता के लिए किसी भी प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2022 की जो पात्रता है आपकी लाइफ टाइम तक की है, ठीक है? और पहले के जो अभ्यर्थी जो पात्र हैं रीट में, तो उनके लिए
मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि उनका कितनी क्या वैलिडिटी इत्यादि है, तो आप देख लीजिए सर्टिफ़िकेट इत्यादि है, उस पर वैलिडिटी इत्यादि है, वो आपकी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो वो अगर आपके अनएलिजिबल हो गए हैं, 22 वाली नहीं दी है, तो उनको पात्रता की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन 22 वालों को करने की आवश्यकता नहीं है। नए जो अभ्यर्थी हैं, उन नए अभ्यर्थियों को पहले तो पात्रता और पात्रता की इनकी तैयारी आप पैरेलली साथ में कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें है वो कॉमन है। तो पात्रता किस प्रकार से क्या होती है देखिए, इसमें भी कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो इसमें भी आपका 150 जो अंकों का 2 घंटे, ढाई घंटे का है वो पेपर होता है। 150 क्वेश्चन्स इसमें है वो आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए बात करें तो बाल विकास शिक्षण विद्या है, ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स है, 30 अंकों के। खंड सेकंड है भाषा फर्स्ट के रूप में, इसमें आपको कोई भी एक लैंग्वेज है वो चूज करनी होती है। खंड जो थर्ड है ये आपकी सेकंड भाषा के रूप में, यानी कि इसमें जो भी आप भाषा चूज करेंगे वो इसमें आपको सेम वाली नहीं करनी है, कोई दूसरी करनी। जैसे इसमें हिंदी कर ली तो इसमें आपको इंग्लिश करनी है, या आपको कोई संस्कृत करनी है, ऐसी कोई आपको करनी होगी, ठीक है। जो आपका चौथा खंड है वो गणित के लिए है और पांचवा खंड है वो आपका पर्यावरण अध्ययन के हैं। तो इस प्रकार से आपकी क्या होगी, कुल मिलाकर के 5 जो खंड है और 150 मार्क्स का 150 प्रश्नों का 2.5 घंटे का इसमें आपका पेपर है वो होगा। और इस बहुवैकल्पिक प्रश्नों का जो मापदंड इन्होंने कहा है वो किस आधार पर है, 2021-22 के पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के आधार पर होगा। यानी कि 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम है राज्य सरकार का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसकी विषय वस्तु और पाठ्यक्रम के आधार पर आपका है वो होगा। तो वो भी आप नवीनतम जो 1 से 5 तक की जो किताबें हैं वो भी आप है वो देख लीजिए। और उसका जो स्टैंडर्ड है, कठिनाई का स्तर है वो 10वीं कक्षा तक का है वो होगा। हिंदी जो भाषा के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपके दोनों बाई लैंग्वेज लैंग्वेज है वो होंगे। छठी से 8वीं की बात करें तो इसमें भी सेम ही है आपका, ठीक है। भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड है, ये इसमें से आपको कोई भी चूज़ करनी है। जो चौथा जो खंड है, इस चौथे खंड में इनको है वो आपका जिस भाषा के लिए आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप जो तैयारी है, जिस सब्जेक्ट से आप परीक्षा देने वाले हैं रीट की, तो वो आप इसमें आपको कोई भी चूज़ करना है। जैसे गणित और विज्ञान वाले जो शिक्षक हैं, वो गणित विज्ञान विषय चूज़ करेंगे। एसएसटी वाले हैं तो वो सोशल साइंस है वो आपके चूज़ करेंगे, सोशल स्टडी चूज़ करेंगे। और अन्य कोई आपका विषय है तो उसमें से आपको कोई भी अपना जो विषय है वो चूज़ करना है। इससे 60 जो प्रश्न है वो 60 अंकों के है वो रहेंगे। तो ये आपकी पात्रता परीक्षा के लिए है। बाकी इसका डिटेल सिलेबस इत्यादि है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर है वो मिल जाएँगे, ठीक है? अब इसके लिए आपके पात्र किसको माने जाएँगे? क्या 15 गुणा को है या 40% या 50% है वो है। तो वो आपका 2022 में, और इस बार भी आप मान कर के चलिए कि 2022 वाला ही पैटर्न पूरा का पूरा फ़ॉलो होने वाला है। ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेज़ है वो नहीं किया जाएगा। और सिलेबस में अगर बात करें तो सिलेबस में राजस्थान जीके तो ऐज़ इट इज़ रहने वाला है, ये आप मान कर के चलिए। हिंदी जो राजस्थानी भाषा है उस बार पिछली बार थोड़ा-सा है वो बच्चों का कन्फ्यूज़न था, और सिलेबस में क्लियर नहीं किया था इन्होंने कि राजस्थानी भाषा के क्वेश्चंस राजस्थानी भाषा में ही आएँगे या नहीं। तो वो आप है, वो अभी राजस्थान में जो राजस्थानी भाषा से संबंधित जो सवाल है, ठीक है? उसका जो टॉपिक है, वो आप राजस्थानी हिंदी में है वो पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अगर सिलेबस आता है, तो उसमें जो क्लियर करेंगे, तो उसके बाद में हम और चीज़ों को है, वो देख लेंगे कि आपका इसमें क्या रहता है। सिलेबस में अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो उसमें हम क्लास में भी है वो चेंज कर लेंगे। दूसरी बात है कि नई जिलों या पुराने जिलों के अनुसार पढ़ें, ठीक है? नवीन या पुराने। तो इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं कि अब चूँकि नए ज़िले अस्तित्व में आ चुके हैं, फाइनल नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है, तो आपको समय के साथ है वो परिवर्तन करना ज़रूरी है और आपको नए ज़िलों के अनुसार ही पढ़ना है वो चाहिए। लेकिन अब तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ना तो नए ज़िलों से संबंधित सवाल पूछे और ना उन सवालों में पुराने ज़िलों का कहीं आभास होता है। बीच का मध्य मार्ग अपनाते हुए है वो बोर्ड है वो चल रहा है। लेकिन अब जो एक रिव्यूइंग कमेटी है वो राज्य सरकार ने बनाई है, जिस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उस रिव्यूइंग कमेटी में कुछ जो ज़िले हैं, पुराने जो ज़िले हैं, उनका वापस मर्ज किया जा सकता है। जो नए ज़िले बने हैं, उस नए ज़िलों का पुराने ज़िलों में मर्ज किया जा सकता है। लेकिन वो सीमित है, 5-7 ज़िले ही अधिकतम आपके हैं, वो आपके डिसॉल्व हो सकते हैं। बाकी वाले लगभग-लगभग आप मान कर के चलिए 33 से 40 जो ज़िले हैं, वो तो 40 तक तो लगभग 40-42 ज़िले तो है वो आपके फाइनली रहने ही वाले हैं। तो आप नवीन ज़िलों, अभी फ़िलहाल 50 ज़िलों के अनुसार हम तैयारी करवा रहे हैं और उसके अनुसार आप करते रहें। बाद में जैसे ही इनका है वो आपका
कुछ चेंजेज़ होते हैं इन ज़िलों में, तो हम उनको है वो सुधार कर लेंगे। उसमें कोई ज़्यादा है वो आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होगा? तो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी-मार्च, बात करें फरवरी-मार्च 2025, मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुख्य जो परीक्षा है वो आपकी फरवरी के बाद में ही होने वाली है, फरवरी या मार्च के बाद में ही 2025 में लगभग आप ये जो दिन है जून वाले, ठीक है? जून-जुलाई के, तो इन दिनों में लगभग आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट है वो करवाए जाने की संभावना है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की। क्योंकि जो फरवरी का महीना है, उस फरवरी तक तो बोर्ड के सारा जो शेड्यूल है वो कर्मचारी चयन बोर्ड का पूरी तरीके से फिक्स है। मुख्य परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है? तो उसका सिलेबस है वो पूरा है आपका फुलफिल है। और उसके बाद में अभी जो जेईएन का है वो भी नोटिफ़िकेशन नहीं निकला है, तो अभी जेईएन का नोटिफ़िकेशन आएगा। जेईएन के बाद में आपकी रीट की भर्ती परीक्षा होगी, तो आप मान कर के चलिए मुख्य परीक्षा आपकी मार्च के बाद में ही 2025 में है वो संभव हो पाएगी। पात्रता परीक्षा है, पात्रता की बात करें, तो पात्रता आपकी अब जो बजट है, इस बजट में आपको इस भर्तियों की खुशखबरी मिल जाएगी। और पात्रता परीक्षा है, उस पात्रता की बात करें तो पात्रता परीक्षा आपकी 2024 में कभी भी करवाई जा सकती है। अब जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है? तो आप अक्टूबर, नवंबर मान करके चल सकते हैं, ठीक है? अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, सर्दियों की शुरुआत में आपकी है ये रीट पात्रता परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। अब पात्रता के लिए 2022 वालों को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है कि आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो अर्जित करने पड़ेंगे। यानी कि 150 में से बात करें तो सामान्य जो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जनरल वाले हैं, अगर वो नॉन टीएसपी एरिया से संबंधित है तो उनको है वो आपके क्या है टीएसपी, नॉन टीएसपी दोनों को ही, जनरल वालों को 60% है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर वो 60% लाएँगे, ठीक है? तो ही क्या करेंगे, उनको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है? तो 150 का पेपर होता है, ठीक है? 150 का 60%, ठीक है? तो ये आप अगर लाएँगे, तो ही आप क्या हैं, इसके लिए एलिजिबल हो जाएँगे, यानी कि फर्स्ट पेपर के सॉरी पात्रता परीक्षा के लिए, ठीक है? अनुसूचित जाति एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनको अगर नॉन टीएसपी के हैं, ठीक है? तो न्यूनतम 55 मार्क्स हैं, और टीएसपी के हैं तो उनको 36 मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है, ध्यान में रखें, ठीक है? मार्क्स है, वो आप इससे गुणा करेंगे तो आप 15 इंटू 6 करेंगे तो आपको मार्क्स निकल कर के सामने आ जाएँगे, ठीक है? तो 55 है तो 55 लगभग कितने होते हैं? 83 होते हैं, ठीक है? 83 मार्क्स आउट ऑफ 150, ठीक है? तो 55 है, ये आपको एसटी वालों के लिए, और टीएसपी एसटी के हैं उसको 36 मार्क्स है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स न्यूनतम है वो 36% है वो लाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा बात करें एससी के लिए, ओबीसी के लिए और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उनको 55% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। और चाहे ये इसमें महिला और पुरुष दोनों ही साथ में शामिल है, ठीक है? समस्त कैटेगरी की जो विडो महिला है और डिवोर्स हैं, और इसके अलावा भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको 50% लाने हैं, यानी कि 75, ठीक है? उनको कितने? 75, 150 में से 75 अंक। दिव्यांग श्रेणी के जो है आपके नियमानुसार आने वाले उनको 40% हैं, और शहरी या जनजाति के व्यक्ति उनको भी 36% लाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा बात करें कि राज्य सरकार ने एक और गज़ट जारी किया, और उसके आधार पर जो शेड्यूल है एससी जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको अनुसूचित जनजाति शेड्यूल एरिया यानी कि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, शेड्यूल एरिया के एसटी के अभ्यर्थी हैं उनको 36% है वो किया गया है। तो एसटी के बाकी वालों को 155 है, लेकिन जो आपका टीएसपी एरिया है, शेड्यूल एरिया है, उनके लिए कितना किया है? 36 जो आपके न्यूनतम किए हैं। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, किसके लिए? पात्रता परीक्षा के लिए। अगर इतना आप ला पाएँगे, ठीक है? तभी आप क्या हैं, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे, और इसमें आपको ज़्यादा समय है वो आपका नहीं लगेगा, और दोनों का जो कॉमन सिलेबस है वो आप साथ में लेकर के चलें। और जो एक्स्ट्रा है, ठीक है? एक्स्ट्रा जो आपका सिलेबस है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का, तो उसको आप फिलहाल तो क्या करें कि जब तक इसका नोटिफ़िकेशन जब आ जाए, ठीक है? घोषणा इत्यादि हो जाए, तो पहले आप
जो जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, वो दोनों को साथ में लेकर के है वो चले, बाकी वाले तो आपके मुख्य भर्ती परीक्षा की है वो तैयारी करें। और जैसे ही इसका जो आपका एग्ज़ाम डेट इत्यादि है, पात्रता परीक्षा की आ जाती है, तो उसको उसके बाद में आपको विशेष तौर पर जो फ़ोकस है इस पात्रता परीक्षा पर ही आपको करना है। पात्रता नहीं होगी तो फिर मुख्य परीक्षा से आप क्या करेंगे, ठीक है? तो पात्रता वाले फिलहाल पात्रता पर है वो ज़ोर दें और पात्रता के साथ में मुख्य भर्ती परीक्षा का भी सिलेबस पास में रखते हुए दोनों की तैयारी है वो करते रहें। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपके सारे जितने भी जो डाउट्स इत्यादि थे, वो मैंने इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया। और भी आपके मुझे नहीं लगता है कुछ डाउट होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप हो गई हो, ठीक है? तो अगर आपके कोई और डाउट रह जाते हैं, शंका है कोई भी, तो आप निश्चित रूप से इस कमेंट सेक्शन में है वो बता सकते हैं। और इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आप जाएँगे तो इसमें सारे आपके प्रीवियस पेपर्स इत्यादि है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लासें इत्यादि 1 जुलाई से है वो स्टार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है? और वेबसाइट के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और प्ले स्टोर के माध्यम से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका जो हमारा मोबाइल नंबर इत्यादि भी आपको मिल जाएँगे, तो उससे भी आप कोई भी किसी भी प्रकार की सलाह इत्यादि है वो ले सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।